हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर से ही आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे सुरक्षा युक्तियां, यानी जैसे कि फ्यूज, सर्किट ब्रेकर, एमसीबी, ईएलसीबी, स्विच वगैरह जितनी अपनी सुरक्षा युक्तियां हैं, उन सभी के बारे जिन उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के बारे में इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, यदि आपका सुरक्षा युक्तियों से आपका जैसे कि आप आने वाले एग्जाम टेक्निकल हेल्पर या फिर कोई से भी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से आपके एग्जाम हो, तो उसमें मैं दावा के साथ ये कह सकता हूं कि 100% आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहें। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं और जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल पैसर पॉइंट और प्रेस द बेल आइकन, यानी कि बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, हम अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज चल रही है वो चल रही है 3000 प्लस क्वेश्चनों की। और इसमें जितने भी क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। और होता है क्या है कि जैसे आने वाली कोई सी भी एग्जाम हो, उनमें जो पिछली एग्जाम है उन्हीं से अपने क्वेश्चन उठ के वापिस आते हैं, यानी कि उन्हीं से क्वेश्चन कॉपी किया जाता है। बट होता है क्या है कि उनकी कुछ लैंग्वेज और कुछ उनके ऑप्शन है वो चेंज कर दिए जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये 2018 से लेकर 2022 यानी 27 मार्च 2022 तक जितनी बड़ी कॉम्पिटिशन लेवल की जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से एग्जाम हुए हैं, उन सभी जो एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों की बात हम इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। और दोस्तों, आप प्रत्येक क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां से आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो, या फिर चैनल से, अपने टेलीग्राम चैनल से, वहां से भी आप पीडीएफ फाइल प्राप्त कर सकते हो। और सभी साथियों से नम्र निवेदन है कि वो अपने चैनल के लिंक, जो क्लास का सेशन चल रहा है उसके लिंक को अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सभा का फर्स्ट क्वेश्चन। तो अब बात करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। और फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज आमतौर पर होता है। यहाँ जो पहला क्वेश्चन अपना फ्यूज से संबंधित है, तो सबसे पहले हम अपने फ्यूज के बारे में बात करते हैं कि फ्यूज होता है क्या है। तो फ्यूज की मैं बात करूं, जो फ्यूज होता है किसके क्रम में जुड़ा होता है? फेज तार के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फेज को अगर हम फेज जो होता है अपना किस में नाम होता है, वो किस में होता है? इंग्लिश में। अगर मैं इसकी हिंदी में बात करूं तो हिंदी में कहते हैं इसे कला, जीवित, लाइव या फिर जिंदा। इसके अलावा हम बात करें जी, फेज होता है, फेज के किस क्रम में जुड़ा होता है? तो जो फ्यूज होता है फेज के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। फेज किस क्रम में जुड़ा होता है? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। तो ये सामान्य बात होगी। फ्यूज जो होता है किस में जुड़ा होता है? फेज तार में हमेशा जुड़ा होता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। ये बात होगी एसी की। यदि मैं बात करूं डीसी की, तो डीसी के अंदर जो फ्यूज होता है, डीसी के अंदर यदि मैं फ्यूज की बात करूं तो जो डीसी के अंदर फ्यूज होता है वो प्लस व माइनस दोनों तारों के अंदर जुड़ा होता है, जबकि एसी में केवल और केवल फेज तार के अंदर जुड़ा होता है। एसी में कहां जुड़ा होता है? केवल और केवल फेज तार में, जबकि डीसी के अंदर प्लस व माइनस दोनों के अंदर फ्यूज तार जुड़ा होता है। इसके अलावा बात करें कि अपन जो फ्यूज होता है, फ्यूज जो होता है, फ्यूज तार किसका बना होता है? हाल ही में एनवीएस की जो एग्जाम लगी थी, 8 मार्च को एनवीएस की जो एग्जाम लगी थी, उसमें पूछा गया था कि जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है? तो फ्यूज तार जो बना होता है वो बना होता है टिन व शीशे का। किसका बना होता है? टिन व शीशे का। और जो सोल्डर तार होता है, जो सोल्डरिंग तार होता है जिसे बोलते हैं रांगा, वो भी किसका बना होता है? टिन व शीशे का। यहां अपन बात करें तो टिन व शीशे की अगर मात्रा की बात करें तो ये होती है 60% और 40%। या फिर अपन ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बात करें तो ऑप्शन को अपने जैसे 60 के जो आसपास है और 40 के जो आसपास है वो अपने क्या करना है? राइट आंसर। तो फ्यूज की बात होगी, फ्यूज किस क्रम में लगा होता है? फेज तार के श्रेणी क्रम में लगा होता है। किसके अंदर? एसी के अंदर। जबकि डीसी में क्या होता है? प्लस और माइनस दोनों के अंदर फ्यूज लगा होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि एसी के अंदर फेज तार लगा होता, फ्यूज तार लगा होता है किसमें? फेज के अंदर। जबकि डीसी में फ्यूज तार लगा होता है तो वो कहां लगा होता है? प्लस व माइनस दोनों के अंदर फ्यूज तार लगा होता है, फ्यूज लगा होता है। इसके अलावा बात करें फ्यूज किस तरह से कार्य करता है, तो फ्यूज जो होता है तापन प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तापन प्रभाव। जैसे मान लो कोई फ्यूज है, ये कोई फ्यूज है और इसके मध्य में क्या लगा होगा? जैसे किटकिट फ्यूज के मध्य में क्या लगा होता है? तार। यानी कोई सा फ्यूज है, जैसे एचआरसी फ्यूज है, कार्टिज फ्यूज है, उसके मध्य में क्या लगा होता है? फ्यूज तार लगा होता है। तो ये फ्यूज तार होता है जो मान लो कि अधिक धारा, जैसे मान लो इसकी क्षमता है 6 एम्पियर
और अपना जो परिपथ है, परिपथ में अचानक धारा का मान हो जाता है 10 एम्पियर। कितना हो गया? 10 एम्पियर। तो उस स्थिति में क्या होगा? फ्यूज का तार है वो क्या हो जाएगा? गल जाएगा, गर्म होकर क्या हो जाएगा? गल जाएगा, जिससे क्या हो जाएगी? सप्लाई कट जाएगी। तो फ्यूज तार होता है किस सिद्धांत में कार्य करता है? तापन प्रभाव के ऊपर। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन था अपना फ्यूज आमतौर पर होता है, देखो ऑप्शन ए की बात करें, करंट को सीमित करने वाला डिवाइस। बिल्कुल सही बात है। ये धारा क्यों क्या करता है? नियंत्रण करने, मतलब अधिक धारा आएगी तो क्या कर देगा? जो परिपथ है उसको काट देगा। इसके अलावा बात करें सेकंड ऑप्शन की, बी की, बिजली को सीमित करता है, ये अपना नहीं होगा। बिजली को सीमित करने की बात करें तो बिजली को सीमित करने का मतलब ऐसा हो गया कि जो लाइटिंग, जो करंट है उससे सीमित करने का, तो इलेक्ट्रिसिटी उससे तो कोई इसका ऑप्शन होगा ही नहीं। वोल्टेज को बढ़ाने वाला डिवाइस, देखो वोल्टेज को अगर हम स्टेप अप और स्टेप डाउन करें तो क्या काम लेंगे? ट्रांसफॉर्मर, तो ये भी अपना नहीं होगा। और पावर फैक्टर को ठीक करने वाला, यानी जो पावर फैक्टर है उसे ठीक करने वाला, तो पावर फैक्टर को ठीक कौन करता है? एक तो जैसे कि अपना कैपेसिटर, लाइन के समांतर में कैपेसिटर जोड़ने से पावर फैक्टर क्या हो जाता है? अपना अग्रगामी, ठीक है। या फिर अपनी जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसके माध्यम पावर फैक्टर ठीक कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन तो क्या हो जाएगा? गलत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन। तो यहाँ हम राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? अपना ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं प्लीज चैनल को, लिंक को शेयर करते रहिए ताकि सभी जुड़ सके, और सभी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 100 वाट शक्ति और 220 वोल्ट के लिए फ्यूज की रेटिंग की गणना करें। देखो यहां से आपको पूछा गया है फ्यूज की रेटिंग। क्या पूछा गया है? फ्यूज की रेटिंग। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है? धारा। परिपथ में क्या निकालनी है? धारा। तो आई बराबर क्या होता है? सामान्य फॉर्मूला होता है वी, आई बराबर वी बटा आर। जबकि यहां पर किसका मान देखो, वी दिया हुआ लेकिन आर नहीं दिया हुआ। तो या तो आपको आर ज्ञात करना होगा, या फिर जो अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कशन किया था 12 फॉर्मूले, आप वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है, वहां से पिछली क्लास देख सकते हो जिसमें 12 फॉर्मूले हैं वो हल कराए हुए हैं। ठीक है, यानी जो क्लास रूम की रिकॉर्डिंग थी वो डली हुई है चैनल पे, वो देख सकते हो। उसमें पूरे 12 फॉर्मूले हैं, स्टेप बाय स्टेप। आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने होते हैं और बाकी 10 फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको आई निकाल दो। यहाँ पर मान की बात करें तो यहाँ जो मान दिया हुआ है, तो सबसे पहले मान दिया हुआ है इसमें P। तो P बराबर बात करें कितना दिया हुआ है? 1000 वाट। P बराबर कितना दिया हुआ है? 1000 वाट। और V बराबर बात करें तो 220 वोल्ट। तो यहाँ पे ये मान दिया हुआ है, तो देखो P वी मान दिया हुआ है। तो इन दोनों से आपको फॉर्मूला किसका निकल बनाना है? आई का। तो इनके अकॉर्डिंग बात करें तो आई बराबर क्या होता है? P बटा V। तो P का मान कितना है यहाँ पर? 1000, और V का मान कितना है? 220। जब इनकी अपने कैलकुलेशन करते हैं 0 से 0 और 22 से इसको काटते हैं तो लगभग 4 और फिर पॉइंट, तो कितना आ जाएगा? 4.54। तो कितनी धारा आ गई अपनी? आई बराबर एम्पियर की हम बात करें या फिर हम लिखें आई, तो आई बराबर आ गया 4.54 एम्पियर। तो लगभग कितनी धारा आ रही है अपनी? 4 एम्पियर, या फिर हम बात करें 5 एम्पियर के हिसाब से। तो इसी के अलावा बात करें फ्यूज रेटिंग, कौन सा फ्यूज लगाएंगे इसकी अपन बात करें तो यदि मान लो किटकैट हम फ्यूज लगा रहे हैं, कौन सा फ्यूज लगा रहे हैं? किटकैट फ्यूज यदि हम लगा रहे हैं तो किटकैट फ्यूज का फ्यूज होना कितना होता है? 1.4 से लेकर 1.7। और जो एचआरसी फ्यूज होता है, एचआरसी फ्यूज का होता है 1.1, यानी कि एचआरसी फ्यूज को सामान्य। तो अब देखो यहाँ पर ये नाम नहीं लिया है कि फ्यूज कौन सा है, किटकैट फ्यूज है या फिर एचआरसी फ्यूज है। तो अपन को सामान्य बात ये ध्यान रखनी है कि फ्यूज कौन सा लगेगा। तो यहाँ इसकी जो परिपथी धारा कितनी है? 4 एम्पियर, यानी कि 5 एम्पियर। तो आपको ये तो कन्फर्म कि 5 एम्पियर के आसपास वाला क्या लगेगा इसमें? फ्यूज लगेगा। तो यहाँ बात 3 एम्पियर, ये तो कम हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और इसके अलावा बात करें 4.5 ये हो सकता है, 2.15 ये भी नहीं होगा, और 10.45 ये भी क्या हो जाएगा? बहुत अधिक हो जाएगा। यदि इसके अलावा मान लो ऑप्शन में होता 6 एम्पियर के आसपास, तो क्या था अपना राइट आंसर, क्योंकि लगभग अपने को 1.5 गुना या फिर 1.4 से लेकर 1.7 गुना के हिसाब से आपको देखना है, या फिर 1.1 गुना के हिसाब से। तो अपना राइट आंसर ऑप्शनों के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो यहां धारा की बात करें तो कितनी थी? 4.54 एम्पियर। तो उसी हिसाब से अपन फ्यूज की रेटिंग देखें तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना? जो कि बी ऑप्शन, यानी कि 4.54 एम्पियर।
दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना एचआरसी फ्यूज से संबंधित है। तो अब बात क्वेश्चन अपना एचआरसी फ्यूज किसके खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। देखो यहाँ पूछा गया है जो एचआरसी फ्यूज है वो किसके खिलाफ सबसे अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि बेस्ट प्रोटेक्ट, यानी कि सबसे अच्छी तरह से कार्य करता है किसके खिलाफ। तो यहाँ सबसे पहले अपना बात करते लेते हैं एचआरसी फ्यूज के बारे में। तो एचआरसी फ्यूज की यदि हम बात करें तो एचआरसी काफी बार एग्जाम पूछा जाता है कि एचआरसी फ्यूज की क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म की हम बात करें तो हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज या उच्च विदरण क्षमता फ्यूज। तो सबसे पहले हम बात करें एचआरसी फ्यूज कहाँ प्रयोग करते हैं, तो यह अपने हाई करंट यानी कि उच्च धारा के लिए हम काम लेते हैं। और इसकी हम बात करें तो एचआरसी फ्यूज सामान्य काम लेते हैं 60 एम्पियर से लेकर 1000 एम्पियर तक क्या इसे काम में लेते हैं। इसी के अलावा बात करें किटकैट फ्यूज। किटकैट फ्यूज की हम बात करें तो यह सामान्य कम एम्पियर यानी 5 एम्पियर से लेकर 3000 एम्पियर तक इसे यूज में लेते हैं। इसी के अलावा जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है, कार्ट्रिज फ्यूज की हम बात करें तो कार्ट्रिज फ्यूज होता है 2 एम्पियर से लेकर 60 एम्पियर तक अपने काम में लेते हैं। तो यहां अपन बात कर रहे हैं एचआरसी फ्यूज की। किसकी बात कर रहे हैं, एचआरसी फ्यूज। तो एचआरसी जो फ्यूज होता है इसका फ्यूज गुणन कितना होता है 1.1। एचआरसी फ्यूज कितना होता है 1.1, जबकि किटकैट का 1.1 से लेकर यानी कि 1.4 से लेकर 1.7 तक। और हाल ही में एग्निविस के एग्जाम लगी थी उसमें पूछा गया था कि जो किटकैट फ्यूज होता है उसका फ्यूज गुणन कितना होता है, तो 1.4 से लेकर 1.7 तक। तो वहां जो ऑप्शन थे ऑप्शन को चेंजिंग थे, उसमें 1.5 कुछ ऐसा ऑप्शन था। तो अपना राइट आंसर उसी के अकॉर्डिंग है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या जाएगा अपना राइट आंसर। तो एचआरसी फ्यूज की हम बात करें तो फ्यूज कितना हो जाएगा 1.1। तो अपन बात करें सबसे अच्छी यानी कि बेस्ट सुरक्षा प्रदान किससे करता है, तो यहाँ बात करें तो जो सुरक्षा प्रदान करता है ये करता है हमेशा शॉर्ट सर्किट से। किससे करता है, जो शॉर्ट सर्किट परिपथ में मान लो शॉर्ट सर्किट हो गया है, लघु परिपथ, लघु परिपथ से। तो हमेशा जो एचआरसी फ्यूज होता है सबसे अच्छी तरह से कार्य कब करता है, लघु परिपथ में। यहाँ ऑप्शन की बात करें ओपन सर्किट ये भी नहीं होगा, शॉर्ट सर्किट सही है, ओवरलोड, रिवर्स करंट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर, यानी कि शॉर्ट सर्किट से सबसे बेस्ट कार्य करता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन अपना एमसीबी में शॉर्ट सर्किट के समय जब एमसीबी ट्रिप हो जाती है, यानी जब एमसीबी के अंदर शॉर्ट सर्किट लघु परिपथ होता है, लघु परिपथ होता है तो एमसीबी क्या होती है, ट्रिप हो जाती है। तो उसमें बनने वाली आर्क किस युक्ति के माध्यम से शांत होती है, यानी जब एमसीबी शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो उसके अंदर जो आर्क बनेगी, यानी कि आप सभी को पता है कि जैसे कि मान लो कोई प्रीपथ होता है, प्रीपथ को अपन ऑन ऑफ करते हैं या फिर स्विच को, जैसे कि मान लो हाई करंट वाला है, जैसे कि हम आइसोलेटर की बात करें तो ट्रांसफार्मर में या फिर अपने फीडर होता है उसमें आइसोलेटर को हम ऑन ऑफ करते हैं तो उस टाइम पे क्या होती है, खतरनाक स्पार्किंग होती है। तो जो उसी तरह से एमसीबी का जो द्विधात्विक पत्ती होती है वो इस तरह से मान लो जो प्लंजर के साथ जुड़ी होती है, यानी जो अपना कंपोनेंट है उसके साथ जुड़ी होती है, तो वो द्विधात्विक पत्ती होती है। जब उसको शॉर्ट सर्किट यानी शॉर्ट सर्किट होता है तो वो द्विधात्विक पत्ती क्या होती है, गर्म होती है, गर्म होकर वो मुड़ जाती है, तो झुकाव करेगी। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो उसके अंदर स्पार्किंग बढ़ेगी, यानी कि अपने परिपथ से दूर हटेगी, तो दूर हटेगी तो उसमें क्या बनेगी, एक खतरनाक स्पार्किंग। क्योंकि अगर हम सामान्य बात करें तो सामान्य अपनी धारा मान लो कि 5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, किस परिपथ के अंदर धारा का मान कितना प्रवाहित हो रहा है, 5 एम्पियर। जब शॉर्ट सर्किट होता है, लघु परिपथ होता है, लगभग 100 गुना यानी 10 से 100 गुना तक धारा का मान बढ़ जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, करंट की स्थिति बहुत खतरनाक हो जाती है। तो वो किससे शांत होता है, मान लो कि अगर शांत ना हो तो वो क्या होगा कि परिपथ जो अपने एमसीबी उसको जला देगी। लेकिन उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें समांतर पत्ती जो पत्तियां होती है उसके समांतर क्रम में एक समूह जिसे बोलते हैं हम आर्क रनर। क्या बोलते हैं, आर्क रनर। तो यानी कि उसमें इस तरह की पत्तियां लगी होती है समांतर क्रम में और इनको एक रिवेट के माध्यम से इस तरह से फिट किया जाता है। तो जो ये स्पार्किंग होती है इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ द्विधात्विक पत्ती जुड़ी होती है इस तरह से, ये इस तरह से एमसीबी का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे जो अपने टर्मिनल पॉइंट होते हैं आउटपुट और इनपुट, और यहाँ से इसके माध्यम से यहाँ एक कंपोनेंट जुड़ा होता है इस तरह से, और ये कंपोनेंट जो अपनी आर्क है इससे जुड़ा होता है, और यहां से अपना क्या मिलता है अपन को आउटपुट, इधर से अपन को इनपुट। तो द्विधात्विक पत्ती जैसे यहाँ पर
आर्क बनेगी और यहाँ से अपने हटेगी पत्ती, यहां से जो पत्ती दूर होगी तो यहाँ क्या बनेगी, आर्क। तो ये आर्क इन पत्तियों के माध्यम से होती है, जो समांतर क्रम में पत्तियां लगी हुई है इनमें चली जाती है और इनके माध्यम से क्या होती है, ये ज्वाला शांत होती है। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें, आर्क रनर, आर्क हॉल, आर्क गैस और कूलिंग ऑयल, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। यानी कि एमसीबी के अंदर जो शॉर्ट सर्किट होता है तो वो किस जो ट्रिप हो जाती है तो उसमें जो आर्क बनती है किससे शांत होती है, आर्क रनर। और इसमें जो आर्क क्यूट की हम बात करें तो आर्क क्यूट भी क्या होती है, इसे क्या कहते हैं, आर्क क्यूट। तो आर्क क्यूट भी क्या होती है, एमसीबी के अंदर बनने वाली जो ज्वाला होती है उसे शांत करने के लिए क्या लगे होते हैं इसके अंदर, आर्क क्यूट। या तो हम यहाँ बात करें आर्क रनर या फिर आर्क क्यूट। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5 नंबर क्वेश्चन अपना, केबल में न्यूट्रल तार का रंग निम्नलिखित में से क्या होगा। तो यहां पूछा गया है जो न्यूट्रल तार होगा, उदासीन तार, उसका रंग क्या होगा, उसका कलर क्या होगा। तो लास्ट टाइम जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसमें पूछा गया था क्वेश्चन की फ्लेक्सिबल केबल होती है उसमें जो न्यूट्रल तार होता है उसका रंग क्या होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दो तरह से बनता है, एक हो गया सामान्यतः आपका न्यूट्रल तार का रंग पूछ लिया जाए या फिर पूछ लिया जाए जो न्यूट्रल तार के ऊपर जो इंसुलेशन होगा उसका रंग, या तो अचालक का रंग पूछेगा या फिर न्यूट्रल तार का रंग। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला अपना जो क्वेश्चन है वह न्यूट्रल तार का। तो जैसे ही आप न्यूट्रल तार पढ़ोगे तो राइट आंसर क्या करोगे आप, ब्लैक, जबकि वो क्या हो जाएगा अपना गलत। तो आप जब भी आपको न्यूट्रल तार मिले तो केबल में, देखो यहाँ बात किसी कर रहे हैं केबल के अंदर, तो जब भी केबल में या फिर अपन वायर के अंदर न्यूट्रल तार की हम बात करें तो आपको राइट आंसर क्या करना है, नीला। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लू। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केबल में न्यूट्रल तार, जो केबल है केबल के अंदर जो न्यूट्रल तार होता है और जो न्यूट्रल तार के इंसुलेशन का रंग क्या होगा। देखो लास्ट क्वेश्चन था केवल और केवल न्यूट्रल तार, लास्ट क्वेश्चन में अपन क्या बात की थी, केवल न्यूट्रल तार, जो न्यूट्रल तार होगा उसका रंग क्या होगा, नीला। अब देखो यहाँ क्या पूछा गया है कि इंसुलेशन, जो उसके ऊपर जो अचालक परत होती है, जो फ्लेक्सिबल केबल होगी और उसके ऊपर जो इंसुलेशन होगा अचालक परत, उसके इंसुलेशन का रंग क्या होगा, तो वो क्या होगा, ब्लैक कलर। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, काला। तो जब भी आपसे यदि मान लो न्यूट्रल तार के रंग का पूछे, न्यूट्रल तार का रंग पूछे तो क्या रहेगा, नीला। जबकि यदि न्यूट्रल तार के ऊपर जो अचालक परत है तो उसका रंग पूछे तो क्या रहेगा आपका काला। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रल तार के केबल, और ये किसमें बात करें, केबल के अंदर। सामान्य केबल की बात करें जब भी ऑप्शन में, यानी कि एक पर्टिकुलर केबल की बात करें तो क्या करना है, न्यूट्रल तार का रंग नीला और जबकि अचालक परत काला। और सामान्यतः यदि न्यूट्रल की बात करें तो वो क्या रहेगा, ब्लैक। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फ्यूज विद्युत के किस प्रभाव के आधार पर कार्य करता है, या फिर फ्यूज धारा के किस खालिस्तान प्रभाव पर कार्य करता है, या फिर हम बात करें नेक्स्ट लैंग्वेज तो फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर फ्यूज जो अधिकांश फ्यूज होता है किस प्रभाव के कारण संचालित होता है। तो जैसा ही क्लास के स्टार्टिंग में अपने बात की थी फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज होता है वो क्या करता है, शॉर्ट सर्किट या फिर ओवरलो या ओवर जो धारा होगी उस पर क्या करेगा, अपनी रक्षा करेगा। तो फ्यूज होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तापन सिद्धांत, यानी तापमान पे जैसे कि धारा का मान बढ़ेगा तो हीटिंग की वजह से वो गलनांक गल जाएगा और परिपथ क्या कर देगा, काट देगा। तो ऑप्शन ए की बात करें चुंबकीय, ये भी नहीं होगा, तापन प्रवाह सही है, स्तर विद्युत नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं तो होगा। राइट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर अपना बी ऑप्शन क्या जाएगा राइट आंसर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, लिक्विड टाइप HB HRC फ्यूज आइस रप्चरिंग के लिए उच्च विदारण क्षमता फ्यूज की कांच की ट्यूब में क्या भरा होता है। जैसे कि एक फ्यूज हो जाएगा HRC फ्यूज की हम बात करें तो इसके दोनों तरफ क्या लगी होती है, कैप। दोनों तरफ क्या लगी होती है, इसमें कैप लगी होती है। और इसमें जो बीच में क्या लगा होता है, इसमें जो फ्यूज तार होता है वो कहाँ लगा होता है, इसके मध्य यहाँ फ्यूज तार लगा होगा। ये दोनों यहाँ पर कैप हो जाएगी और मध्य क्या हो जाएगा, फ्यूज तार। तो क्वेश्चन पूछेगा जो लिक्विड जो HB जो HRC फ्यूज है उसकी जो ट्यूब होगी, ये वाली जो कांच की ट्यूब बनी होगी, इसके अंदर जो यहाँ जो पदार्थ भरा जाएगा वो इसमें क्या भरा जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शनों की बात करें तो सामान्यतः अपन बात करें तो सामान्यतः जो फ्यूज होता है, फ्यूज के अंदर क्या बनता है, जैसे कि मार्बल पाउडर या फिर क्वार्टर चीनी मिट्टी वगैरह बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ कौन सा है, लिक्विड। तो लिक्विड पदार्थ का आपको नाम बताना है तो आसुत जल, खनिज तेल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, SF6 या सभी। तो
तो यहाँ राइट आंसर की बात, जब भी लिक्विड की बात करें तो इसके अंदर राइट आंसर क्या होगा अपना सी ऑप्शन। तो क्या भरा जाता है, लिक्विड टाइप जो चार्ज फ्यूज होता है उसमें भरा जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और सामान्यतः हम बात करें तो क्या भरते हैं, चीनी मिट्टी या फिर मार्बल पाउडर। और जो एचआर फ्यूज होता है, एचआर फ्यूज का जो फ्यूज गुणक होता है कितना होता है 1.1, जबकि इसे काम लेते हैं, काम 60 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक इसे काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, फ्यूज तार की रेटिंग हमेशा किसमें व्यक्त की जाती है, या फ्यूज की रेटिंग व्यक्त की जाती है, या फिर हम बात करें फ्यूज वायर का मूल्यांकन खाली स्थान के संदर्भ में किया जाता है। तो फ्यूज तार होता है उसकी अगर हम बात करें तो फ्यूज तार की जो रेटिंग होती है वो किसमें दी जाती है, हमेशा और हमेशा ये दी जाती है एम्पियर के अंदर। तो फ्यूज की रेटिंग किसमें दी जाती है, एम्पियर के अंदर। और एम्पियर जो होता है किसका मात्रक होता है, धारा का मात्रक, धारा का मात्रक। और एम्पियर का प्रतीक चिन्ह ए। और एम्पियर जो होता है एमीटर, या फिर हम बात करें एम्पियर जो धारा होती है इसे मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है, एमीटर। और किस क्रम में लगा होता है, ये श्रेणी क्रम में। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना एम्पियर। फ्यूज तार की क्षमता किसमें दी जाती है, एम्पियर में। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक फ्यूज तार की धारावाही क्षमता किस पर निर्भर करती है। तो इससे पहले लास्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था फ्यूज तार की रेटिंग। तो रेटिंग हमेशा किस में दी जाती है, एम्पियर के अंदर। और एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। और जो धारा होती है, धारा को अगर मापने वाली युक्ति की बात करें तो क्या होती है, एमीटर। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्यूज तार की धारावाही क्षमता, यानी जो उसकी जो क्षमता होगी वो किसके ऊपर निर्भर करेगी। तो यहाँ ऑप्शन ए की बात करें, यानी सामग्री, जो फ्यूज तार है उसकी सामग्री के ऊपर, फ्यूज तार के आयतन के ऊपर, या फिर फ्यूज तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या फिर फ्यूज तार की जो टर्मिनल की उसकी आवर्ती, यानी उसके ऊपर जो सिरों पर उसकी आवर्ती होगी, यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। और भारतीय में सामान्य फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, हम बात करें तो 50 हर्ट्ज। और यूएसए या फिर अगर हम बाहर देशों की बात करें तो वहां कितनी होती है, 60 हर्ट्ज। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान कितना रहेगा, 50 हर्ट्ज। तो क्या फ्रीक्वेंसी के ऊपर निर्भर करता है, या फिर अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, या आयतन, या सामग्री। तो हम सीधे से बात करें तो जो फ्यूज तार की धारावाही क्षमता होती है वो इन सभी के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा, ये सभी, यानी कि इन सभी के ऊपर निर्भर करती है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सभी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आर्क हीटिंग यानी कि स्पार्किंग तब होती है जब विपरीत ध्रुवता के इलेक्ट्रोड के बीच हवा खालिस्तान हो जाती है। यानी कि जब दो इलेक्ट्रोड, जैसे कि मान लो ये दो इलेक्ट्रोड है और जिस स्विच को अपन क्या कर रहे हैं, ऑन ऑफ स्थिति में कर रहे हैं, यानी बंद और चालू कर रहे हैं, तो इनके मध्य यहाँ पर जो स्पार्किंग होगी वो कब होगी, ये पूछा गया है। तो जो हवा क्या होगी, जब नम होगी, या फिर सूखी होगी, आयनित होगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस जो आर्क होगी यानी कि स्पार्किंग का मान कब होगा। तो हम बात करें जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रोलाइट या फिर आयन, तो धारा प्रवाह कैसे होता है, आयन वजह से या फिर इलेक्ट्रॉन वजह से। तो हवा जब यदि आयन मान लो आयनित हो जाएगी तो उसमें क्या होगी, स्पार्किंग। या फिर नम होगी तो नमी की वजह से भी क्या होगी, स्पार्किंग। बट अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुख्य यानी कि सबसे पहले ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, आयनीय। जब हवा में क्या हो जाएगी, आयनित हो जाएगी, तो उसमें क्या होगी, स्पार्किंग का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या रहेगा राइट आंसर, यानी कि हवा क्या हो जाएगी, आयनित। तो खाली जगह के यहाँ पे आ जाएगा आयनित। और आयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है धन आयन और एक होता है ऋण आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक फ्यूज तार का निम्नलिखित में से गुण होना चाहिए। यानी जो फ्यूज तार है और फ्यूज तार के अंदर जो निम्नलिखित है, निम्नलिखित में से उसका क्या गुण होना चाहिए। यहाँ हम बात करें तो जो फ्यूज तार होता है सामान्य, तो उसकी बात करें हम तो फ्यूज तार के अंदर क्या होना चाहिए, देखो फ्यूज तार हम परिपथ में लगाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम से कम। यदि मान लो उसका रेजिस्टेंस उच्च रखेंगे तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। और उसका गलनांक क्या रखना है, उसका गलनांक निम्न रखना है। यदि मान लो गलनांक भी उच्च रख देंगे तो जैसे धारा का मान बढ़ेगा तो फ्यूज परिपथ से हटेगा नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन ये है अपना निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो ये क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। इसके अलावा बाद के ऑप्शन में बात करें, उच्च प्रतिरोध, ये भी नहीं होगा। उच्च प्रतिरोध गलत, उच्च गलनांक ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना ए ऑप्शन। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा अपना ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन अपना, एक अच्छे फ्यूज वायर में कौन सा गुण विद्यमान
होना चाहिए। देखो यहाँ ऑप्शन वही, क्वेश्चन वही है, लेकिन तो ऑप्शन थोड़े चेंज हो गए हैं। तो निम्न गलनांक, सबसे पहले बात करें फ्यूज तार की, तो निम्न गलनांक निम्न प्रतिरोध तो होना ही होना चाहिए। तो यहाँ निम्न गलनांक किसमें दिया हुआ है, देखो निम्न प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोधकता, निम्न प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोधकता, निम्न गलनांक। तो राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, घरेलू विद्युत परिपथ अर्थात उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा वायर है, यानी जो सुरक्षा फ्यूज तार है वो धातु, खालिस्तान धातु का बना होता है। तो यहाँ बात करें फ्यूज तार की, यानी कि जो फ्यूज तार होता है वो किसका बना होता है। सामान्य बात करें फ्यूज तार का, अगर रेजिस्टेंस की हम बात करें तो वो भी क्या होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए, उसका गलनांक, मेटलिंग पॉइंट वो भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करें ऑप्शनों के अकॉर्डिंग, तो उसका रेजिस्टेंस वो भी क्या होना चाहिए, कम। जबकि अपन हम गलनांक की बात करें तो गलनांक क्या होना चाहिए, सबसे न्यूनतम भी होना चाहिए, यानी कम से कम उसका क्या होना चाहिए, गलनांक। तो यहाँ ऑप्शन की बात करें जिसका गलनांक क्या हो, कम, सही बात है। प्रतिरोध भी क्या होना चाहिए, कम, विशिष्ट प्रतिरोध भी क्या हो, कम। तो यहाँ और अगला ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई भी नहीं है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करें तो वो क्या होगा अपना, ए ऑप्शन। यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि उसका जो गलनांक है, मेटलिंग पॉइंट, वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ राइट आंसर क्या रहेगा अपना, ए ऑप्शन। यदि ऑप्शन थोड़े चेंज कर देंगे, मान लो कि ऑप्शन दे दे ये सभी, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सभी। बट अभी क्या होगा कि जिसका गलनांक क्या हो, कम। अगला क्वेश्चन है, परिपथ में परिपथ में फ्यूज लगा होता है, यानी जो परिपथ है अपना सर्किट है, सर्किट के अंदर फ्यूज कहाँ लगा होता है। देखो ऑप्शन ए की बात, एनर्जी मीटर से पहले, जो एनर्जी मीटर होगा केडब्ल्यूएच मीटर है, उससे पहले की बात करें तो वहां भी नहीं लगा। एनर्जी मीटर के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के बाद, और मेन स्विच के बाद। देखो जो फ्यूज तार लगा होगा वो कहाँ लगा होगा, सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करें, मेन स्विच के बाद। तो मेन स्विच के बाद नहीं लगा, कहाँ लगा होगा, मेन स्विच से पहले। यदि बाद ही जो पहले होता तो ये भी राइट आंसर होता अपना। तो ये बाद में नहीं, मेन स्विच से पहले, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो बोर्ड है उसके बाद, तो उससे भी क्या लगा होगा, पहले। और यहाँ है एनर्जी मीटर के बाद और एनर्जी मीटर से पहले, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। यानी फ्यूज तार को खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन ए की बात करें, उदासीन चालक की समांतर में, उदासीन चालक की श्रेणी में, कला चालक के समांतर में, और कला चालक के श्रेणी में। जैसे वीडियो क्लास के स्टार्ट में अपने डिस्कशन किया था फ्यूज के बारे में, तो फ्यूज तार किसमें लगा होता है, फेज तार के श्रेणी क्रम में। तो यहाँ बात करें, देखो फेज तार अपना नाम नहीं दिया, लेकिन फेज तार के अन्य नाम क्या होता है, कला। तो मैं बात करूं फेज, फेज या फिर कला, लाइव, जीवित, या फिर जिंदा, या फिर मैं बात करूं मुख्य तार, ये सब किसके नाम है, ये सभी ही फेज के नाम है। ये सब किसके नाम है, फेज तार के। तो यहाँ क्या दिया हुआ, कला। तो कला चालक के समांतर में, ये भी नहीं होगा, तो कला चालक के श्रेणी में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर। जो फ्यूज होता है, फ्यूज किसके समान श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, फेज तार के श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश से सामान्य प्रकाश व्यवस्था में फ्यूज किस क्रम में संयोजित किया जाता है। यानी कि सामान्यतः प्रकाश जो व्यवस्था है उसके अंदर जो फ्यूज तार होगा किस क्रम में जुड़ा होगा, तो वह हमेशा किस क्रम में जुड़ा होता है, श्रेणी क्रम में। और किसके, फेज तार के श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जुड़ा होता है, फेज तार के श्रेणी क्रम। तो ऑप्शन है केवल फेज तार में और केवल न्यूट्रल तार में, फेज व न्यूट्रल तार दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। कि जो सामान्य प्रकाश व्यवस्था है उसमें जो फ्यूज होगा किसके में जुड़ा होता है, फेज के अंदर, और फेज में किसमें, न्यूट्रल तार के अंदर। जबकि न्यूट्रल के अंदर अपने फेज तार नहीं लगाते। न्यूट्रल में क्या जुड़ा होता है, न्यूट्रल की बात करें तो इसमें न्यूट्रल लिंक जुड़ी होती है, लिंक या फिर इसे बोलते हैं कड़ी। न्यूट्रल के अंदर क्या जुड़ी होती है, कड़ी, और जबकि फेज तार में क्या जुड़ा होता है अपना, फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, डीसी में फ्यूज लगा होता है, यानी कि जो डीसी है, डीसी के अंदर जो फ्यूज लगे होंगे तो किसमें लगा होगा, ओनली पॉजिटिव, ओनली नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव एंड हम लोग लगाए सिरा, तो दो क्या हो जाएगा, राइट आंसर अपना सी ऑप्शन। यानी कि डीसी की यदि मैं बात करूं तो डीसी में जो फ्यूज तार लगा होता है प्लस हुआ है माइनस दोनों में, जबकि एसी के अंदर कहाँ लगा होता है,
केवल और केवल फेज तार के अंदर लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में खालिस्तान के कारण फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ की सप्लाई को काट देता है। अत्यधिक वोल्टता के कारण, अत्यधिक धारा के कारण, निम्न वोल्टता के कारण, हाई प्रेरकत्व के कारण, या फिर सभी। तो यहाँ राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक धारा के कारण। यानी कि जो परिपथ होता है, परिपथ मान लो कोई सर्किट ब्रेकर या फिर फ्यूज है, तो सप्लाई कब कटेगी, जब उसमें अत्यधिक धारा का मान हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी युक्ति सुरक्षा के लिए डिले फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। यानी जो डिले फ्यूज है उसका प्रयोग कहाँ कब करेंगे। तो ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए, मोटर की सुरक्षा के लिए, लाइटिंग परिपथ, और केवल ए व बी दोनों, या ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ हम बात करें तो मोटर की सुरक्षा और ट्रांसफार्मर सुरक्षा, तो इन दोनों के लिए क्या प्रयोग में लेते हैं, डिले फ्यूज। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना डी ऑप्शन, ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। एक जो परिपथ होता है, परिपथ के अंदर फ्यूज लगाते हैं या फिर अपना जो सर्किट ब्रेकर वगैरह, तो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाइन की रक्षा, परिपथ को पूर्ण करना, संचालन की रक्षा करना, अतिरिक्त धारा की रोकथाम। तो लाइन की रक्षा, परिपथ को पूर्ण करना, संचालन की रक्षा करना और अतिरिक्त धारा की रोकथाम, यानी कि ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करना। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले, और अपने जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो प्लीज अपने दोस्तों को अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में किटकेट फ्यूज जुड़ा हुआ है जिसकी क्षमता कितनी है, 10 एम्पियर। क्या उस परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज प्रयोग में ले सकते हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, कथन निष्कर्ष आपको बताना है कि 10 एम्पियर का जो जिसकी क्षमता की जो किटकेट फ्यूज है उसकी क्षमता कितनी है, 10 एम्पियर। यानी कि उसमें लोड का मान कितना हो सकता है, अधिकतम मैक्सिमम 10 एम्पियर। तो क्या उस स्थान पर अपन कम क्षमता वाला फ्यूज यानी कि 5 एम्पियर वाला फ्यूज काम में ले सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बिल्कुल सत्य प्रयोग में ले सकते हैं, प्रयोग में नहीं ले सकते, तो वे बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं ले सकते हैं, यानी कि प्रयोग में नहीं ले सकते। कथन क्या हो जाएगा अपना दो, बिल्कुल सही बात, यानी कि कथन दो क्या हो जाएगा सही। तो यहां बात क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 10 एम्पियर का लोड है और वहां 5 एम्पियर का जो अगर फ्यूज काम लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जल्दी ही उड़ जाएगा। हाँ, हम बात ऐसे करें कि 5 एम्पियर का लोड है और 10 एम्पियर का फ्यूज, तो फिर काम ले सकते हैं, लेकिन जबकि अधिक क्षमता वाले की जगह कम क्षमता वाला काम नहीं ले सकते हैं, कम क्षमता वाली जगह अधिक क्षमता वाला काम में ले सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसकी बात करें तो कथन एक सही है, कथन दो सही है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कथन दो सही है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, परिपथ में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में फ्यूज न उड़ने का, देखो यहां पूछा गया फ्यूज न उड़ने का कारण निम्नलिखित में से हो सकता है। तो फ्यूज नहीं उड़ रहा हो, यानी कि फ्यूज नहीं उड़ रहा हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। ऑप्शन की बात करें, फ्यूज की रेटिंग अधिक होना, बिल्कुल सही बात है। फ्यूज की रेटिंग कम, यदि फ्यूज की रेटिंग कम है तो तो उड़ जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। फ्यूज की रेटिंग मध्यम होना, तो यहाँ बात करें फ्यूज न उड़ने का कारण, तो फ्यूज कब नहीं उड़ेगा, जब उसकी रेटिंग क्या हो जाएगी अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। और यदि हम बात करें फ्यूज उड़ने का कारण, फ्यूज उड़ने का यदि मान लो ऑप्शन में ना हो, जो अपना न दिया हुआ है वो नहीं होता और क्वेश्चन आ जाए परिपथ में शॉर्ट सर्किट स्थिति में फ्यूज उड़ने का कारण हो सकता है, तो वहां क्या हो जाएगा, फ्यूज की रेटिंग कम होना या फिर मध्य में होना। फ्यूज की रेटिंग कम होगी तब फ्यूज क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और फ्यूज की रेटिंग यदि अधिक होगी या फ्यूज न उड़ने का कारण, तो क्या हो जाएगा, फ्यूज की रेटिंग अधिक होना। और ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, और अपनी दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए। आज